नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे आपको बाजार की अहम रणनीति और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब हम देंगे। बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल नतीजों के सामने आने के बाद जिस तरह से बाजार में कह सकते हैं भूचाल आया, अब वहां से थोड़ा बहुत सेटल होता हुआ बाजार नजर आ रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता का माहौल अभी भी बाजार में कायम है। देखिए, निफ्टी 22,200 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां पर आपको प्रेशर नजर आ रहा है। 250 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में नजर आती हुई। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में तेज गिरावट है, 25% गिरावट के साथ 20 के पास इंडिया विक्स इस वक्त कारोबार करता हुआ। डिफेंस शेयरों की बात करें तो यहां पर आज अच्छा खासा दबाव हमें नजर आता हुआ। पावर सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी जो क्वालिटी स्टॉक्स थे उन सभी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त दबाव का माहौल बना हुआ है। वहीं अगर हम आज के बाजार में तमाम सेक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा डिफेंस, पावर, इसके अलावा सरकारी सेक्टर, इन सब में जो है वो निगाह रखनी होगी। लेकिन एचयूएल देखिए, जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद एचयूएल में लगभग 8% की तेजी हमें नजर आ रही है। हीरो मोटो कॉर्प, कल नतीजों में बाजार में भूचाल था, लेकिन हीरो मोटो कॉर्प एक ऐसा स्टॉक था जो कि वहां पर बेहतर संकेत दे रहा था और कल के क्यूज से कल की जो उसकी पॉजिटिविटी थी आज और बेहतर होती नजर आ रही है। लगभग 7% की तेजी यहां पर हमें नजर आ रही है। टाटा कंज्यूमर देखिए इस वक्त 6.5% ऊपर। ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, नेस्ले, आईटीसी, एमएनएम, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी तेजी को इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेशर देखिए बीपीसीएल में इस वक्त साफ तौर पर दबाव नजर आता हुआ। एलएनटी, पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेस, इसके अलावा एनटीपीसी, कल से लेकर आज तक इसका टूटना जारी है। एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और ग्रासिम जैसे स्टॉक भी इस वक्त दबाव में नजर आते हुए। वैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये बाजार में जो हम कह रहे हैं अस्थिरता का माहौल है, उसके बावजूद जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1013 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और वहीं 1324 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त दबाव जिन पर बना हुआ है। इन सबके बीच में आपको बता दें योर स्टॉक में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो बेहद आसान सा तरीका है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप एक नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए से आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें लाइव कमेंट करके बता सकते हैं। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए, बाजार का पूरा ब्यौरा तो हमने आपको दे दिया। अहम दिन आज और बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें किस तरह पढ़ा जाए, उन्हें किस तरह देखा जाए, और इस पर एक राय लेते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जी मौजूद हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। इसके साथ ही अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नेश जी, आपको भी नमस्कार। रत्नेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार अस्थिर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिरता की अंडर करंट जो है वो महसूस की जा रही है। बाजार को इस वक्त रीड करना कितना जरूरी है और फिलहाल आपके हिसाब से बाजार यहां से किस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। नहीं, बाजार में थोड़ी सी अब धीरे धीरे स्थिरता आना जरूर चालू होगी। जो कल थोड़ा सा हमको कल हमको जो सेल ऑफ देखने को मिला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हमको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। जिस तरह से सरकार का फिर गठन हो जाएगा, उसके बाद में कौन सी लीडरशिप आएगी, उसके बाद में पूरी क्लियरिटी और आ जाएगी, कौन सा मंत्रालय किसके पास जा रहा है, ये भी थोड़ी सी क्लियरिटी आने के बाद में बाजार में जरूर स्थिरता यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और 1-2 दिन थोड़ा-सा कुछ और थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, पर उसके बाद में धीरे-धीरे स्थिरता आना चालू हो जाएगी। और बाजार में अगर टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो मैं यहाँ से 21,800 21,500 ये काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। इसके नीचे जाने पे थोड़ी-सी और गिरावट हमको देखने को मिलेगी, पर बाजार का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल थोड़ा-सा अगर मीडियम के हिसाब से रहे, जैसे बात करूँ मैं, तो 21,100 21,200 जो कि 200 मूविंग एवरेज आता है डेली चार्ट पे, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा, वो बाजार को होल्ड करता हुआ रहना चाहिए। हालाँकि ऊपर में अब ज़रूर हमको प्रेशर देखने को मिलेंगे। 22,200 22,300 ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। इसके ऊपर निकलने में अभी नियर टर्म में बाजार को थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार और थोड़े से दिन अभी यहीं पे इसी रेंज में कंसोलिडेट करके एक थोड़ा-सा वेट करेगा सरकार गठन तक का। उसके बाद में फिर थोड़ी-सी क्लैरिटी के साथ फिर वापस से बाजार चल सकता है और थोड़ा-सा स्टॉक और सेक्टर दोनों चेंज होंगे। तो उस तरफ हमारे दर्शकों को, निवेशकों को ध्यान लगाना चाहिए। राइट रत्नेश 21,500 21,900 आपने अहम लेवल्स बताए हैं और क्लियरली गौरांग यहाँ पर बाज़ार की नज़र आज जो डेवलपमेंट्स होने वाली है दिल्ली में तमाम तरह की बैठकें हैं, इंडिया अलायंस की बैठक है, एनडीए अलायंस भी अपनी बैठक करने वाला है और साथ ही नीतीश कुमार भी मिलने वाले हैं पीएम मोदी से। गौरांग सवाल अब यहाँ पर ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर कोई सवाल शायद नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी रिकैलिब्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए भी क्योंकि मोदी साहब को ज़्यादा अलायंसेस के साथ चलने की आदत है नहीं। आंध्रा की बात करें, बिहार की बात करें, इन्हें पैसों की ज़रूरत है, सेंटर के साथ रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस लेना आसान था पिछले 10 सालों में मोदी साहब के लिए, अब बाज़ार यहाँ पर किस तरह से इस पूरे सेंटिमेंट को समझेगा कि अब तमाम तरह के मिनिस्टर्स को कैबिनेट में भी ऑब्वियसली बैठाया जाएगा मान मनोवल के लिए भी और उनको अपने साथ लेने के लिए भी। कहीं ना कहीं कोशिशें ये भी हो जाएगी कि बीजेपी जो है अपने आप को इतना मजबूत करे कि मेजॉरिटी में ही रहे और बहुत ज़्यादा अलायंस पे निर्भर ना हो। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर, कंटिन्यूटी को लेकर और रिकैलिब्रेशन को लेकर अब बाजार कहाँ किस तरह रिएक्ट करेगा? धन्यवाद कविता आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो पहले तो इस हफ्ते मेरे ख्याल से बाजार राजनीति की खबरों को लेकर के हरकत में रहेगा। हमारा मानना यह है कविता कि जब तक सरकार निर्णायक तरीके से बन नहीं जाती, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण नहीं करते हैं और जो भी पोर्टफोलियोज हैं वो एलोकेट नहीं होते, तब तक शायद उठापटक हावी हो सकती है बाजार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अनिश्चितता का वातावरण जो कल था वो कुछ हद तक आज दूर हो गया है। जिस तरीके से कल देर शाम विजय घोषणा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें सामने रखी शाम को जब वो संबोधित कर रहे थे बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे देश को, दिक्कत एक ये है कि बहुमत वाली सरकार किसी एक पार्टी की नहीं बनी है, एक गठबंधन वाली सरकार है और आंकड़े जो आए हैं सामने बहुमत से वो थोड़े बहुत कमजोर हैं। विपक्ष के तरफ से प्रयास कल भी हुआ था और आने वाले शायद समय में भी होगा अड़चने और थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण खड़ी करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि मैं छोटी अवधि मध्यम के लिए तो टिप्पणी नहीं करूंगा कविता, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर आपके पास 1.5-2 साल का नजरिया है या 3 साल का नजरिया है तो कम से कम जो पूंजी आपने निर्धारित की उसका 25-30% हिस्सा शुरुआत कीजिए किश्तों में लगाना और सक्षम मजबूत कंपनियों से शुरुआत करें, खास करके दिग्गजों पर और कुछ क्षेत्र के आधार पर मझौले क्षेत्र। निर्णय क्या 2014 और 2019 खास करके 2019 के बाद जो सरकार गठन हुआ था और जो बहुमत मिला था, क्या उस प्रकार से सरकार निर्णय लेगी? तो कल जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात सामने रख रहे थे तो उन्होंने वही बात सामने रखी कि गरीबी को हटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी को दूर करना है और सामान्य भारतीय नागरिक का जो स्तर है वो यहाँ से और बेहतरीन करना है और देश को विकास की तरफ और आगे बढ़ना है। अगर कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो मेरे ख्याल से नीतियां जिस प्रकार से लागू हो रही थी उस तरह नहीं, लेकिन कमोबन उसके आसपास शायद अमल में लाने की पूरी प्रयास प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम करेंगे। अभी आने वाला समय बताएगा, अभी से उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है कविता, क्योंकि ये एक धारणा होगी हमारे तरफ से। तो पहले तो शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, इस हफ्ते मेरे ख्याल से वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, फिर कैबिनेट अलॉटमेंट होगी और फिर मेरे ख्याल से एक रिव्यू लेकिन जो आज सुबह मैंने रिपोर्ट्स अलग अलग ब्रोकरेज और हमारा भी ये मानना है, एक समय था जब माननीय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 91 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत बेहतरीन बजट लेके आए थे और फिर बाजार ने रुझान बेहतर दिया था, फिर वापस
भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तभी भी बाजार ने एक अच्छा रुझान दिया था। बिल्कुल। और अब ये बजट जुलाई में हम देखेंगे, तो देखना होगा कि जो बातें पहले रखी थी उस पर ही बजट आता है या उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर। चलिए, काफ़ी हद तक आने वाले दिनों में इसको लेकर स्थिति साफ होती हुई अभी हम देखेंगे, लेकिन दर्शकों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से अरविंद राणा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? मैम अच्छा हूँ मैम। मैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे पास में ना 3 शेयर थे एक्चुअली। एक तो एबीएस मरीन का था, जो कि मैंने 1000 शेयर लिए थे 265 के एवरेज में। हाँ। और एक मेरा मनदीप था मैडम, वो मैंने 55 रुपए पे 2000 शेयर लिए थे। एक मेरा इरेडा है। हाँ। तो अभी 2 दिन से तो वो काफी ज्यादा नीचे चला गया, तो वही सोच रहा था कि कब तक क्या हो इरेडा पाएगा आपने उसका। कितने भाव पर लिया है? इरेडा मैडम मैंने लिया है 173 पे। 173 पे लिया हुआ है। और ये आपने क्या जी हाँ नजरिया जो है बनाकर रखा था? मैम, मैंने तो ये लॉन्ग टर्म का बना के रखा था, लेकिन अब वो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, तो मैं सोच रहा था कि कब तक होल्ड कर सकते हैं 173 के इसको। भाव पर। चलिए ठीक है। गौरांग, इनका नजरिया लंबा है। 173 हालांकि इनकी बाइंग प्राइस है, ये बता रहे हैं। हाल फिलहाल तो कोई स्टैंड अलोन कवरेज है नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जब इसका आईपीओ आया था आईरेडा का, तब लंबी अवधि के लिए हमने निवेशकों को निवेश करने की राय दी थी। और जो स्तर पे आईपीओ दिया गया था, जो स्तर मेरे ख्याल से 200 के पार भी पहुंचा था या 200 के करीब भी पहुंचा, और फिर एक दायरेबंद कारोबार, नीचे की सर्किट ऊपर की सर्किट। लेकिन एक दो बात जो बुनियादी तर्क के आधार पर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, और जो मैनेजमेंट की बातें मैंने सुनी है कि और सरकार की तरफ से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता तो लगेगी, तो इस कंपनी की एक अहम भूमिका होगी। और खास करके जो नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ेगी वो सोलार और विंड होगी, यानी कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जहां पर ये कंपनी का मेरे ख्याल से एक बहुत अहम भूमिका और अदाकारी सामने आएगी। मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि ऑर्डर बुक इस वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष FY25 के लिए बहुत सक्षम और मजबूत है, और आने वाले वर्ष में वो उतना ही मजबूत रहेगा। अब सरकार को लेकर के, चुनावी नतीजों को लेकर के, सिर्फ आईरिडा में नहीं, अमूमन सभी सरकारी कंपनियों में हमने नीचे की तरफ के दायरे देखे। तो फिलहाल कवरेज नहीं, लेकिन अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बना करके चलूं, और जो कुछ थोड़ा बहुत समय हुआ है इस कंपनी को लिस्ट होकर के, तो और जो भविष्य में नई ऊर्जा उत्पादन होगी और कंपनी ने जो ऑर्डर बुक को लेकर के टिप्पणियां करी है, तो भविष्य काफी उज्जवल लगता है। विस्तृत नजरिया आपके स्टॉक पे, और इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत कुमार गुप्ता हैं ठाणे महाराष्ट्र से। अजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। सर मुझे जेनेसिस इंटरनेशनल पे जानना था, और मेरे पास जमुना ऑटो के शेयर हैं 135 पे खरीदा मैंने, 35 शेयर है मेरे पास सर। और जेनेसिस इंटरनेशनल के सर मेरे पास 50 शेयर हैं 728 के भाव पे। तो अभी इसमें तो बहुत ही गिरावट हो चुका है सर, तो क्या करें? बाजार की गिरावट जो है वो ज़्यादा होती हुई, और आपके स्टॉक पर भी वो प्रेशर साफ तौर पर नज़र आता हुआ। चलिए रत्नेश जी ज़रा बताइए, जेनेसिस इंटरनेशनल 728 की इनकी बाइंग है, जमुना ऑटो 135 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? और जेनेसिस की पहले बात करें, जेनेसिस देखेंगे तो काफी टाइम से पहले थोड़ा सा करेक्शन इसमें स्टार्ट हो चुका था। जो लगभग अप्रैल महीने से इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका था। लोअर लो फॉर्मेशन बना था, उसने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में थोड़ा सा सपोर्ट लिया, पर वो भी ऐसा कुछ सस्टेनेबल नहीं दिखा है। पर अब काफी इनके नीचे खरीदी से आ गया है। तो मतलब इनको फाइनल एडवाइस यही करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाए 410 रुपए का, वो स्टॉप लॉस से बने रहे। अभी कहीं भी एक थोड़ा सा उछाल आता है 550 560-70 के आसपास में, तो वहां पे फिर थोड़ी सी निकलने की एक चेष्टा यहाँ पे जेनेसिस में करना चाहिए। जमुना ऑटो इनके 135 रुपए खरीदी भाव। जमुना ऑटो में थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिला, तो बाजार में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हुआ, पर हम यहाँ पे 100 रुपए के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रह सकते हैं। कभी भी ये 120-125 रुपए के ऊपर निकलना चालू करेगा, तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा वापिस से यहाँ पे इनका खरीदी भाव के आसपास 140 तक आ सकता है। तो जमुना ऑटो में बिल्कुल अभी 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ये रणनीति आपको अपनानी होगी अपने स्टॉक में, और इस हिसाब से
थोड़े बेहतर संकेत आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। साथ गौरांग और रत्नेश बने हुए हैं और दर्शकों के सवाल जो हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं। बस एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, यूट्यूब पे अगर आप सवाल छोड़ रहे हैं तो केवल स्टॉक का नाम ही ना डालें, बताइए किस लेवल पर आपने खरीदा है, कितना उसमें रुकना चाहते हैं, नजरिया क्या है। साथ ही व्हाट्सएप भी अपने सवाल तुरंत कर सकते हैं, लाइव आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मुंबई से रामकृष्ण साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? मैंने बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। सुबह बारिश का मजा लिया? थोड़ी सी बौछार हुई? बारिश तो मैं बोरीवली में रहता हूँ, बारिश कुछ गिरा ही नहीं वैसे। हाँ, बहुत कम हुई है उस साइड। हाँ उस साइड में कम है। बताइए सर, धनलक्ष्मी बैंक लिया है कितने पर? धनलक्ष्मी मैंने 55 में लिया था, 2000 है मेरे पास। ओके, और 3 महीने पहले लिया मैंने। राइट। तो क्या करूँ मैं, आपकी क्या राय है? तो आपको कितना और रुकना है इसमें सर? मैं रुक सकता हूँ, मैं कुछ है नहीं है। चलिए ठीक है, तो एक न्यूनतम नजरिया हम दिला देते हैं आपको रत्नेश से। रत्नेश बताइए, इन्होंने 55 पे लिया हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 52 वीक हाई भी हमने देखा, अराउंड 59 के आसपास बनाया इसने। अब न्यूनतम आउटलुक क्या इनको रुकना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ जरूरी है? कविता देखिए, इनके खरीदी भाव से तो काफी नीचे आ चुका है, तो मैं तो यही एक बार सजेस्ट करना चाहूंगा इस तरह के सभी दर्शकों को थोड़ा सा जल्दी रिव्यू करवा ले 80 नाउ पे अपना पोर्टफोलियो। थोड़ा सा हो सकता है कि लॉस कम लगे, पर अब थोड़ा ये इन्होंने थोड़ा सा लंबे टाइम का होल्ड कर लिया है और थोड़ा रिव्यू करने में लेट हो गए। पर मेरे हिसाब से अब इनको जो फाइनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए 35 रुपए का रखना चाहिए। 35 रुपए के नीचे अगर ये जाता है थोड़ा सा इसमें नुकसानी और बढ़ सकती है, तो 35 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस लगा ले। इनका 55 रुपए के आसपास शायद खरीदी बताई आपने, तो मेरे हिसाब से अगर ये 35 रुपए नहीं तोड़ता, कंसोलिडेट करके वापस अगर 45 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो अगर इनके पास निवेश के लिए और पूंजी है तो वहां पे एवरेज करेगा इसको। तो एक बेहतर रणनीति आपको धनलक्ष्मी बैंक में अपनानी होगी, जो रत्नेश जी ने आपको सुझाई। बढ़ते हैं आगे। एफएमसीजी शेयरों में आज शानदार तेजी है। इस तेजी के क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, इसके मायने क्या हैं, पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं, एफएमसीजी शेयरों में इस जोश के आखिर क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि पिछले 2 सेशन से एफएमसीजी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। कल का सेशन ऑफकोर्स बहुत वॉलेटाइल था, बाजार में भारी गिरावट आई, लेकिन देखिए कल भी एफएमसीजी इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद हुआ। और आज देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स, इमामी, एचयूएल, जो भी आप लिस्ट लाइए, सब स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। इसके इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का बाजार का एक्सपेक्टेशन है वो आ सकती है। और जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलिस्ट स्कीम होती है जो रूरल मार्केट्स को कैटर करती है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और जब ये आता है तब एफएमसीजी स्टॉक्स जो रूरल मार्केट्स को भी कैटर करता है वो भी फोकस में रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, हमने पहले भी ईटी नाउ स्वदेश में बताया था कि 4-5 और अहम रीज़न है जहाँ की एफएमसीजी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी बाइंग जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है। यहाँ पर रीज़न्स ये है कि एक डिफेंसिव थीम है, इसके अलावा अबव नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशंस है। और 4th क्वार्टर में जब नतीजे आए थे आपके एफएमसीजी कंपनीज़ के, तो उनकी जो कमेंट्री आई है स्पेशली रूरल रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश रहा है। अब जो है एफएमसीजी सेगमेंट हालांकि 2024 में देखें तो अंडर परफॉर्म किया है। अगर बड़े बड़े सेगमेंट्स की बात करें जैसे कि ऑटो, रियल्टी, पीएसयू बैंक, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है हमें इस साल रनअप देखने मिली थी इन सेगमेंट्स में। और जो एफएमसीजी है ओवरऑल अंडर परफॉर्म किया था। तो वैल्यूएशन ज़रूर महंगे होंगे 5 साल के एवरेज से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस जो पिछले 5 से 6 महीने में देखने मिला था, तो उसके कारण जो है एक अच्छी बाइंग, फ्लाइट टू सेफ्टी देखने मिल रही है। लेकिन सिर्फ एफएमसीजी सेगमेंट ही मत करिए फोकस, और भी सारे फोकस हो सकते हैं सेक्टर्स, स्पेशली पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लेके जो फोकस इंक्लूड करते हैं 2 व्हीलर्स, कंजम्पशन में जो एफएमसीजी हुआ और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, तो जो भी पॉपुलर स्कीम से जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन एफएमसीजी जो पूरा स्पेस है बाजार का फोकस उसमें लगा है। तो शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस पूरी डिटेल्ड रिसर्च के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस सवाल के साथ मैं गौरांग सर आपके पास आना चाहूँगा। आज ज़रा एफएमसीजी शेयरों को देखिए, इमामी देखिए, इस वक्त लगभग 14.5% की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। डाबर इंडिया 9% ऊपर है। एचयूएल देखिए, और एचयूएल पर सुबह से हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं क्योंकि जेफरीज की जो बुलिश रिपोर्ट आई उसके बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली। लगभग 8.9% की रफ्तार हम एचयूएल में फ़िलहाल देख रहे हैं।
कोलपा देखिए ये भी 8% ऊपर है। को यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, हर तरफ बेहतर माहौल। और जैसा शरद ने बताया कि रूरल रिकवरी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है, जो गठबंधन वाली सरकार होती है, वो किस तरह से बेनिफिट करती है इस पूरे सेक्टर को, किस तरह से ट्रिगर का काम करती है, वो भी बखूबी शरद ने बताया। गौरांग सर, जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए इस पूरे सेक्टर पे। प्रशांत जी देखिए, सरकार, एनडीए सरकार का जब से गठन हुआ 2014, 2019 और अब 2024 में, तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर लाने की बात की। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी को लेकर के मोर क्रॉप पर ड्रॉप, किसान भाई बहनों के खेत में से पैदावार कैसे ज्यादा हो और अलग अलग पैदावार हो, इसकी जानकारी ड्रोन से आजकल जो काम करना होता है खेतों में वो हो रहा है। तो काफी कुछ बदलाव सरकार पहले से ला चुकी है और आने वाले भविष्य में भी लाएगी। पर एक साफ जाहिर सी बात है कि अगर पैदावार, बारिश अच्छी होती है प्रशांत भाई, तो पैदावार अच्छा होगी। पैदावार अच्छी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की सहायता करनी है वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और पैदावार अच्छी होती है तो आवक, जो इनकम होता है वो अच्छा होता है। और खास करके आज के तारीख में तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट है, तो कोई बिचौलिया नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश हो पैसे इधर उधर होने की। और अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्च करने की ताकत बढ़ती है। तो हम काफी लंबे समय से सकारात्मक नजरिया पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में रख रहे हैं। बड़े शहर, टायर 2, टायर 3 सिटीज और उससे नीचे वाले शहर, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाके जो हमारे भारत देश हैं, वो एक बहुत बड़ा सहायता करेंगे बिक्री के आंकड़ों में। और उसी तरीके से आपके शुद्ध मुनाफे में भी इजाफा होगा। पहले और एक दिक्कत थी प्रशांत भाई कि लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन थे उसमें दबाव थे, लेकिन अब वो भी इतिहास हो गया। और शायद आने वाले भविष्य में प्राइसिंग पावर आ जाती है तो इनकी आमदनी और बढ़ सकती है। HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इमामी, मैरिको जैसी कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और प्रशांत भाई, एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और ये पूरी आबादी में 35% युवा आबादी है जो एक भूमिका निभाएंगे। ऑलराइट, चलिए समय कम है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन के चैंपियंस की ओर एक बार रुख कर लेते हैं। एंजल वन की स्नेहा सेठ मेरे साथ हैं जो आज ऑप्शन के चैंपियन पर अपनी राय देंगी। बताइए स्नेहा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल काउंटर्स में सिप्ला ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो रिसेंटली 1520 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है जहां पे ये लास्ट 3 मंथ से अटेम्प्ट कर रहा है, बट जा नहीं पा रहा था। बट अगर आप रिसेंटली देखें तो आज की जो स्ट्रेंथ है, जिस तरह से नेरली 2.5% स्टॉक ऊपर है और ऑप्शंस में भी ऊपर के कॉल ऑप्शंस में काफी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हमें 1520 की ही कॉल जो है वो बाय करके चलनी चाहिए। इन द रेंज ऑफ 30 से लेके 33 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 21.8 का रहेगा, टारगेट 51 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज पर स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क हो सकता है दैट विल बी अराउंड 7,000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट विल बी अराउंड 12,000। हाँ, धन्यवाद आपका। सिप्ला की कॉल खरीदने की सलाह दी जा रही है 51 का लक्ष्य, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरी, 21 रुपये 80 पैसे का। और साथ ही रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको दिए देते हैं, जहां पर आप FNO में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सतर्कता बरतें, सावधानी से आप ये करें। और इस बीच एक खबर की ओर भी आपका रुख कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो पूरी तरह से NDA के साथ हैं और NDA के पीछे मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह उन्होंने की है और अब वो लगभग 11 बजे की फ्लाइट लेकर दिल्ली भी जाएंगे और वहाँ पर मुलाकात भी होने वाली है उनकी प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन उससे पहले कल जो काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही थी उसी को उन्होंने अंकुश लगाते हुए ये बात तय कर दी है और ये बात साफ कर दी है पूरी तरह से कि NDA के साथ हैं वो, उन्हीं के साथ खड़े भी रहेंगे। और मतदाताओं के समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद भी यहाँ पर कहा है। और राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है, क्योंकि
की बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि शायद वो ना खुश है एनडीए से वगैरह वगैरह, लेकिन अब उन सब पर अंकुश लगते हुए यहाँ पर एनडीए के साथ वो खड़े हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। योर स्टॉक को फिलहाल हम यही समाप्त